हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि शर्मा, आपका ट्यूटर। मल्टी लर्निंग की इस सीरीज के अंदर मैं आपको कंप्यूटर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन एंड कंप्लीट एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑफिस पिक्चर मैनेजर आपको सिखाऊंगा। दरअसल कंप्यूटर सीखने से पहले कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है, ताकि जब अपन एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सीखे तो अपन को कंप्यूटर की बाकी नॉलेज हो, ताकि अपन को पता चल सके कि भाई कंप्यूटर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर पर काम किस तरह से किया जाता है। रही बात टाइपिंग की, तो वो आपको खुद को मेंटेन करनी पड़ेगी। तो इस सीरीज के अंदर हम आपको कंप्यूटर का कंप्लीट बेसिक नॉलेज भी दे देंगे और साथ में ऑफिशियल नॉलेज भी हम आपको इसके अंदर दे देंगे। वो भी कंप्लीटली वर्क आपका प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि अपन कहीं पर भी काम करने जाते हैं तो आपसे प्रैक्टिकल मांगा जाता है। तो इसीलिए हमारी इस सीरीज के अंदर हम आपको कंप्लीट नॉलेज प्रैक्टिकल देंगे, जो आपकी हर जगह काम आएगी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हम हमारे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। देखो, हमारा जो कंप्यूटर है, जो भी हमारा कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर काफ़ी समय से चला आ रहा है। इसके अंदर जनरेशन वाइज अगर अपन पहचानते हैं तो कंप्यूटर जब सबसे पहले आया था उसे अपन फर्स्ट जनरेशन के नाम से जानते हैं, जो कि 1946 से लेकर 1959 तक चला था। 1946 टू 1959 तक हमारा ये कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन चली थी। दरअसल जनरेशन का मतलब बता दूं मैं कि भाई कंप्यूटर का निर्माण तो हो गया, कंप्यूटर बन भी चुका था, लेकिन पहली जनरेशन में जिस चीज का उपयोग किया गया कि भाई कंप्यूटर बनाने में इसको यूज में लिया गया या कंप्यूटर बनाने में ये चीज काम में ली गई, तो उसे अपन फर्स्ट जनरेशन कहते हैं। तो कंप्यूटर बनाने में टोटल 5 जनरेशन अभी अब तक चल रही है अपने। तो पहली जनरेशन 1946 टू 1959 और दूसरी जनरेशन हमारी 1959 टू 1965, तीसरी जनरेशन 1965 टू 71 और फोर्थ जनरेशन 71 टू 80 और फिफ्थ जनरेशन 80 टू अभी नाउ जो चल रही है प्रेजेंट समय तक। और इस तरह जो मैंने लिख रहे हैं इसके हार्डवेयर लिख रहे हैं। दरअसल आज कोई भी हार्डवेयर की चीज बनती है तो तकनीकी का प्रयोग होता है। तो जब सबसे पहली कंप्यूटर की पीढ़ी आई थी उसमें वैक्यूम ट्यूब नाम से और वैक्यूम ट्यूब और एक वॉल्व होते थे पुराने समय के अंदर, इनका उपयोग करके कंप्यूटर को बनाया गया था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते हुए कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, लेकिन उनकी गति बहुत स्लो होती थी। तो उसी के बाद जब दूसरी पीढ़ी आई तो उसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। ट्रांजिस्टर बहुत सारे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते थे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। फिर उसके बाद थर्ड जनरेशन में आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसकी फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड मतलब मिलान करना। तो हजारों ट्रांजिस्टरों का उपयोग करते हुए एक चिप बनाई गई थी जिसे अपन आईसी का नाम दिए गए। फिर उसके बाद वीएलएसआई, वेरी लार्ज सिस्टम वाली माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण भी इसी जनरेशन में हुआ। और अभी जो चल रही है वो यूएलएसआई चल रही है हमारे। ये तकनीकी है वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसी तरह से अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण हुए। तो मतलब जब कंप्यूटर का निर्माण हुआ तो टोटल 5 जनरेशन अभी तक चली आ रही है। ये इन 5 जनरेशन का पीरियड है और कौन कौन से पीरियड के अंदर किस किस तरह के हार्डवेयर के किस किस तरह की तकनीकी को उपयोग में लिया गया, ये हमारा थ्योरी पार्ट हो गया। ठीक है, आगे अगर अपन चले तो कंप्यूटर जो होता है आपका वो 2 भागों से मिलकर बनता है, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। अगर मैं बात करूं हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर हमारे कुछ 5 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहले नंबर आता है इनपुट डिवाइस। पहले तो मैं हार्डवेयर के बारे में समझाता हूँ। हार्डवेयर किसे कहते हैं? वह सभी भौतिक उपकरण जो धातुओं के बने हुए होते हैं। किसके बने हुए होते हैं? धातुओं के बने हुए होते हैं। जैसे आज आपका कीबोर्ड है, माउस है, आपका सीपीयू है, एलईडी, ये सब क्या है? धातु से बनी हुई चीजें हैं। तो वह सभी भौतिक उपकरण जो धातुओं के बने हुए होते हैं उन्हें अपन हार्डवेयर कहते हैं। और ये हार्डवेयर मोस्टली 5 भागों में डिवाइड किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर आता है इनपुट डिवाइस का। इनपुट डिवाइस का मतलब समझा देता हूं मैं आपको। कंप्यूटर को कौन चलाता है? यूजर। तो यूजर द्वारा कंप्यूटर को जिन उपकरणों के माध्यम से आदेश, निर्देश या इंफॉर्मेशन पहुंचाने का कार्य किया जाता है। यूजर कौन? जैसे मैं। अब मैं अपने कंप्यूटर को किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन पहुंचाना, आदेश देने का कार्य जिससे करूंगा वो इनपुट डिवाइस कहलाएंगे। जैसे आज मेरे कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड है,
माउस है, ये इन सब के थ्रू मैं कंप्यूटर को काम करने के लिए देता हूँ कि भाई ये करो, स्कैनर है, टच पैड के बारे में अगर आप नहीं जानते तो बता देता हूँ। जैसे कीबोर्ड माउस होता है, लेकिन लैपटॉप में माउस नहीं होता, आपने देखा होगा हाथ से एक उंगली से चलाया जाता है, उसे टच पैड कहते हैं जो लैपटॉप के अंदर आता है। ठीक है, तो कुल मिला के इनपुट डिवाइस के उदाहरण आप समझ चुके होंगे। इनपुट डिवाइस का मतलब कि भाई ऐसे उपकरण जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं कि भाई ये काम करो, समझ गए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका प्रोसेसिंग डिवाइस, कि भाई कंप्यूटर को जब आदेश, निर्देश या सूचना मिलेगी तो आपका कंप्यूटर दी गई सूचना पर काम करेगा, उस काम को प्रोसेस करेगा, तो उससे अपन प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर आता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर एक चिप भी लगाई जाती है सिलिकॉन धातु की, जिसे अपन प्रोसेसर कहते हैं। कुछ लोग उसे भी प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रोसेसिंग डिवाइस के अगर एमएसएड में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आते हैं तो उसको अपन सीपीयू चार्ज करते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है आपका आउटपुट डिवाइस, कि जब कंप्यूटर को सूचना मिलेगी इनपुट डिवाइस के थ्रू, तो आपका कंप्यूटर प्रोसेसिंग डिवाइस के थ्रू उस सूचना पर काम कर देगा, तो आपको रिजल्ट तो देगा। तो आपका कंप्यूटर जिस डिवाइस के जरिए आपको रिजल्ट दिखाता हो, आउटपुट दिखाता हो, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे। आउटपुट डिवाइस जैसे एलईडी मॉनिटर, आपने मान लो कोई भी एप्लीकेशन टाइप की तो कीबोर्ड के जरिए टाइप की हो, सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया तो वो दिखी कहाँ पे, मॉनिटर के ऊपर दिखी, तो मॉनिटर आपका हो गया आउटपुट डिवाइस। इसी तरह से आपने किसी चीज का प्रिंट का आदेश दिया तो प्रिंटर के थ्रू प्रिंट निकल के आ गया। आपने बड़े बैनर या बड़े ग्राफिकल डिजाइन को प्रिंट किया तो प्लॉटर से वो प्रिंट होके आ गया। तो वो कुल मिला के प्लॉटर, ये सभी आपके आउटपुट डिवाइस है जो आपको आउटपुट निकाल के देते हो, समझ गए। नेक्स्ट आता है अब आपका स्टोरेज डिवाइस। आपका कंप्यूटर, आप जो भी सूचना डालते हो, जो भी डेटा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, डेटा का मतलब होता है जानकारियों का समूह है, डेटा कहलाता है। आज जैसे आपका मोबाइल है, उसमें डेटा पड़ा है, डेटा का मतलब उसमें फोटोज पड़ी है, उसमें ऑडियो वीडियो, आपके कॉन्टैक्ट, जो भी सामान सट्टे उसके अंदर पड़े हैं, उसे अपन डेटा कहते हैं। तो आपका कंप्यूटर उस डेटा को सेव रखता है, उसे हम स्टोरेज डिवाइस कह सकते हैं। अब वो स्टोर किसके अंदर होता है, मैंने कहा वो मेमोरी कार्ड में हो सकता है। कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क लगाई जाती है इंटरनल मेमोरी के लिए, ताकि अपन को पता चले कंप्यूटर में कितनी मेमोरी है, तो उस हार्ड डिस्क में डेटा सेव हो सकता है। आप लोग अपना डेटा पेन ड्राइव में या सीडी डीवीडी में सेव कर सकते हैं। तो समझ चुके होंगे आप स्टोरेज डिवाइस किसे कहते हैं। आपके डेटा को जो स्टोर करे वो स्टोरेज डिवाइस कहलाएगा। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, स्टोरेज डिवाइस दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल और एक रिमूवेबल, मतलब एक्सटर्नल। तो कभी इंटरनल क्या है कि जैसे आज आपका सीपीयू है, अब उसके अंदर जो मेमोरी है वो इंटरनल है, जैसे हार्ड डिस्क। लेकिन अगर मैंने अदर कोई भी अटैच की जैसे पेन ड्राइव, तो वो बाहर से लगी हुई है, बाहर ही हट जाएगी, तो वो एक्सटर्नल मतलब रिमूवेबल, जिसको अपन रिमूव भी कर सकते हैं, समझ गए। तो वो आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कहलाती है, समझ गए। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है कम्युनिकेशन डिवाइस या नेटवर्क डिवाइस, कि भाई ऐसे डिवाइस जो नेटवर्क से संबंध रखते हो, नेटवर्किंग से संबंध रखते हो, कम्युनिकेशन से संबंध रखते हो। जैसे कि आज मैंने कहा कि भाई आज अपन इंटरनेट चलाते हैं, तो आपने राउटर देखा होगा, एंटीना जैसे होता है ब्लैक कलर का, जिससे अपन इंटरनेट की केबल कनेक्ट करते हैं, तो वो इंटरनेट का केबल ऑप्शन हो गया, मतलब आपका लेन स्विच हो गया, या वेब कैमरा हो गया, या आपका मोबाइल कोई फ़ोन है जो एक जगह से दूसरी जगह बात कराता हो वाया नेटवर्क, तो नेटवर्क ब्लूटूथ हो गया आपका, वाईफाई हॉटस्पॉट हो गया आपका। तो ये काफ़ी चीज़ें होती है जिसे अपन कम्युनिकेशन डिवाइस कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करवाने या नेटवर्क से संबंध होते हैं, तो उसे अपन नेटवर्क डिवाइस भी कह सकते हैं। तो कुल मिला के आपके जो हार्डवेयर होते हैं, इन सभी हार्डवेयर को हम 5 भागों में बांट देते हैं। दिख रहा है आपको अच्छी तरह से ये 5 भाग, कि भाई आपके कंप्यूटर के अंदर 5 भागों में डिवाइड किए जाते हैं, जिसमें से इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन। तो ये 5 पार्ट आपको समझ आए होंगे। तो हार्डवेयर आपको समझ में आ गया। कुल मिला के हार्डवेयर आपके 5 प्रकार के होते हैं। पहले इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। तो ये 5 प्रकार के आपके आउटपुट डिवाइस हो गए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट सॉफ्टवेयर पे। प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्रामों के समूह समझ चुके होंगे आप
जब कोई चीज बनती है, जैसे हार्डवेयर बनता है तो वो धातु से बन सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर दिखता नहीं है हमें, तो ये कुछ कोडिंग लैंग्वेज के थ्रू बनाया जाता है। कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो सॉफ्टवेयर बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं, और सॉफ्टवेयर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसे हम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसे हम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। दरअसल आपका जो मेन हार्डवेयर है, वो हार्डवेयर जिस प्लेटफॉर्म पर रन करेगा, उस प्लेटफॉर्म के लिए हम उसी से संबंधित या उसी से रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर बना होता है जिससे अपना सिस्टम काम करे। आज जैसे मेरा कंप्यूटर है, तो ये कंप्यूटर जिस सॉफ्टवेयर से काम करेगा तो उसे अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर में विंडोज़ डाली जाती है, आपने नाम सुना होगा, विंडो XP, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 8, या बड़े बड़े जो चिकित्सालय होते हैं, जो बड़े बड़े कंप्यूटर काम में लेते हैं, उनमें लाइनक्स, यूनिक्स, साइंटिस्ट वगैरह जो काम में लेते हैं वो सिक्योर ज़्यादा होते हैं, तो लाइनक्स या डोस कमांड, ऐसे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर आपका कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के लिए विंडोज़ होता है, लेकिन अगर मोबाइल भी तो आपका एक तरह से है, तो मोबाइल में एंड्रॉयड नाम से आपने सुना होगा, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल है अगर आपका, तो मोबाइल जो चालू होता है उसे अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, वो एंड्रॉयड, या आईफोन के लिए iOS, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, जबकि कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसे अपन विंडोज़ के नाम से जानते हैं। समझ चुके होंगे आप सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। उसके बाद नंबर आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो एप्लीकेशन मतलब कि आप व्यक्ति अपने कार्य के अनुसार, आज जैसे मैं हूं, तो मेरे कार्य के अनुसार जिस सॉफ्टवेयर की मुझे आवश्यकता होगी वो मेरे लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर पर ही काम करते हैं। मतलब अगर मेरे पास ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये वाले, मेरे कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा, और चालू नहीं होगा तो फिर इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये होगा, मतलब ये विंडोज़ या कुछ होगा, एंड्रॉयड होगा, तो ये सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर चलते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण हो गया, जैसे यार टैली, मेरा अकाउंट का काम करना है तो मैं टैली डाल दूंगा, मुझे फोटोज़ का काम करना है तो मैं फोटोशॉप डाल दूंगा, इंटरनेट चलाना है तो गूगल क्रोम, व्हाट्सएप, ये सारे एप्लीकेशंस हैं आपकी। उसके बाद नंबर आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है आपके कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जिनको बनाने के लिए अलग सॉफ्टवेयर चाहिए। जैसे कि आज आपकी सीडी है, तो सीडी क्या है, प्लास्टिक का टुकड़ा, लेकिन उसको बनाने के लिए नेरो नाम से सॉफ्टवेयर होता है जो सीडी भरने का काम करता है। या कुछ ड्राइवर्स होते हैं जिनके जरिए आपका प्रिंटर वगैरह काम करते हैं, तो उसे अपन यूटिलिटी, मतलब किसी एक्स्ट्रा यूटिलिटी को चलाने के लिए जो काम आता है उसे अपन यूटिलिटी डिवाइस कह सकते हैं। समझ चुके होंगे आप अच्छी तरह से। तो एक हार्डवेयर समझ में आया होगा, एक दूसरा सॉफ्टवेयर समझ में आया होगा। मैं आपको फिर एक सजेशन देता हूँ, अगर आपको लगे कि भाई मुझे इसको लिखना है, या आपको लगे कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आप उस वीडियो को वही पोस्ट कर दें। नेक्स्ट आप अगले दिन भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं कि पूरी आज ही देखें, थोड़ा कुछ समय देकर भी देख सकते हैं, या देखने के बाद उसको समझे, फिर पॉज करके फिर आगे की वीडियो देखें। ठीक है, आराम से रुक रुक के भी देख सकते हैं। तो इसीलिए मेरा आपको सजेशन है कि जब तक पुराना क्लियर नहीं हो आप आगे नहीं जाएं। अब तक हम पढ़ चुके हैं कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में, ये जनरेशन के बारे में, उसके बाद कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में, उसके बाद कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ये 3 चीज़ें पहले आप क्लियर कर लें। अब हम आगे चलते हैं हमारे CPU के बारे में। आपने CPU तो सब जानते हैं, आप सबके पास होगा, किसी के पास नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, जानते सब है जहाँ तक मैं जानता हूँ। आपके कंप्यूटर के जो नीचे लगा हुआ होता है उसे CPU कहते हैं। तो ये CPU आपको दिखने में लगता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट लगे हुए होते हैं। ये CPU कोई एक प्रोडक्ट से बना हुआ नहीं है। दरअसल आपका CPU जो बाहरी ढांचा कहलाता है उसे हम CPU का कैबिनेट कहते हैं, जिसके अंदर बाकी सभी पार्ट्स को एडजस्ट किया जाता है, मतलब रखा जाता है, एक तरह से बॉक्स मान लो। ठीक है, और इसके अंदर सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट जो पार्ट लगता है उसे अपन मदरबोर्ड कहेंगे। मदरबोर्ड आपकी इलेक्ट्रॉनिक प्लेट होती है जिसमें हजारों लाखों की संख्या में काफ़ी सारे प्रोडक्ट अटैच होंगे, बाकी जो सभी पार्ट होंगे वो भी इसी मदरबोर्ड से अटैच होंगे। ठीक है, सबसे पहले अटैच होने वाला पार्ट है आपका प्रोसेसर। प्रोसेसर सिलिकॉन धातु से बनी हुई एक चिप होती है जिसमें काफ़ी सारी पिन्स होती है।
ये कंप्यूटर का मेन और अहम पार्ट होता है जो आपके डेटा को इधर से उधर पहुंचाना, प्रोसेस करना, उस पर काम करने का काम ये प्रोसेसर करता है। प्रोसेसर जो हैं आपके वो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे अगर मैं नाम बताऊं आपको तो प्रोसेसर आपको मिलेंगे कुछ इस तरह से कि जैसे आपने नाम सुना होगा P4, ये आपके P4 भी आपका एक तरह से जनरेशन हो गई पेंटियम 4, या आपने सुना होगा i जनरेशन जैसे i3, ठीक है, उसके अलावा i5, ठीक है, उसके अलावा i7, i10। तो ये सारे के सारे आपके ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसे अपन बोल सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। समझ चुके होंगे आप कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, सॉरी प्रोसेसर किसे कहते हैं। थोड़ा सा बोलते बोलते मैं हो जाता हूँ, कोई बात नहीं। तो प्रोसेसर मतलब कि प्रोसेसर इंटेल कंपनी द्वारा बनाया वाला पार्ट होता है, और इस प्रोसेसर का मतलब होता है सिलिकॉन धातु से बनी हुई एक चिप जिसमें काफी सारे ट्रांजिस्टर आईसी जुड़े हुए होते हैं जो आपका कंप्यूटर का डेटा प्रोसेस करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है आपका हार्ड डिस्क। इंटरनल डेटा, आपका कंप्यूटर आपका जो भी डेटा स्टोर करता है उससे अपन हार्ड डिस्क कहते हैं। ये भी इसके अंदर लगी हुई एक डिवाइस होती है जो आपका कंप्लीट डेटा सेव रखती है। एक होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी अपन रनिंग मेमोरी कहते हैं। अभी आगे समझेंगे रैम किस तरह से काम करती है। डीवीडी राइटर सब जानते होंगे, डीवीडी चलाने का काम करता है। ग्राफिक गेम खेलने के लिए एक अलग डिवाइस लगाई जाती है। एसएमपीएस, इसको अपन पावर सप्लाई बोलते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई, जो आपके कंप्यूटर को कौन से पार्ट को कितनी बिजली की आवश्यकता है वो बताती है। सीपीयू फैन, आपके पंखे को ठंडा करना, कंप्यूटर को ठंडा करने का काम करता था कि गर्म ना हो। और भी काफी सारे इसमें पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, जैसे अपन अदर से ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं, अदर से कोई केबल कनेक्ट कर सकते हैं आपके सीपीयू से, अदर एक्स्ट्रा फैन लगा सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो अदर कनेक्टिविटी के भी काम आती है। तो सीपीयू आपका पूरा इतने सारे पार्ट्स उसके अंदर लगे हुए होते हैं। तो लेकिन अपन सबसे पहले समझेंगे कंप्यूटर के अंदर आपका मेन मेमोरी पार्ट। मेमोरी मतलब स्मृति, कंप्यूटर याद रख सके उससे अपन मेमोरी कहते हैं। और ये मेमोरी होती है दो प्रकार की, नंबर 1 प्राइमरी मेमोरी, नंबर 2 सेकेंडरी मेमोरी। कुल मिला के दो तरह की मेमोरी होती है। अगर अपन बात करें प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, समझ गए, इसे अपन रनिंग मेमोरी। आज जैसे मान लो मैं कोई भी चीज लगातार टाइप करता जा रहा हूँ, तो अभी तक तो मैंने उस फाइल को सेव नहीं किया है, बस करता जा रहा हूँ टाइप। मान लो 2000 पेज है, 500 पेज है, 100 पेज है, बस टाइप करता जा रहा हूँ। तो मेरा कंप्यूटर उसको साथ के साथ सेव करता जा रहा है। कहाँ पे कर रहा है? रैम के अंदर, रनिंग मेमोरी। कभी कार्य करते समय जो डेटा सेव हो रहा है वो रैम पे होता है, ठीक है। लेकिन आपने सुना होगा अगर आपका कंप्यूटर का लाइट अभी बंद कर दी जाए तो रैम पर जो भी डेटा होता है वो नष्ट हो जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जब आप अपने कंप्यूटर को बंद करके शुरू से चालू करते हो तो रैम वापस जीरो से चालू होती है, उसमें कोई भी डेटा सेव नहीं रहता। इसीलिए आपने सुना होगा कि भाई आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल हैंग हो रहा है तो रीस्टार्ट कर लो, रैम क्लियर कर लो। इसका मतलब होता है कि भाई आपने रनिंग डाटा ज़्यादा सेव कर दिया होगा, तब आपका कंप्यूटर काम नहीं कर पा रहा, इसीलिए आप इसको रीस्टार्ट करें। तो रनिंग मेमोरी मतलब काम करते समय जो डेटा सेव होता है उसे अपन रनिंग मेमोरी कहते हैं। क्योंकि अगर मान लो रैम नहीं होती, आपने काम करा तो उसको बार बार सेव करना पड़ता, आपका समय खराब होता। और दूसरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी, जो आपके डेटा को परमानेंट सेव करता है। जब तक आप खुद स्वयं उसको डिलीट ना ही करोगे वो डिलीट नहीं होगा। समझ गए? तो आपके कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी जिसे रनिंग मेमोरी कहते हैं जैसे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क। समझ चुके होंगे आप। आगे चलते हैं। मेमोरी की यूनिट, आज जैसे बाजार में शुगर लेने जाते हो तो आपने देखा होगा अगर कम मात्रा में शुगर लेते हैं तो वो ग्राम में तोला जाता है, और ज़्यादा मात्रा में शुगर लेते हैं तो केजी में तोला जाता है। तो कंप्यूटर में भी आपका डेटा जब सेव होता है तो वो उसकी यूनिट होती है। जैसे आपने कंप्यूटर में कुछ एक कैरेक्टर टाइप किया तो आपका कंप्यूटर उसको नाप देगा 1 बिट, जो आपकी हार्ड डिस्क की क्षमता होती है उसमें से 1 बिट सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ज़्यादा काम सेव कर लिया जैसे 4 बिट या 8 बिट, अगर 4 बिट तक डेटा हुआ तो उसको 1 निबल बोलेगा, जबकि 8 बिट होते हैं उसको 1 बाइट बोलेगा। तो ये तोलने की क्षमता हो गई, आपका डेटा सेव होने की क्षमता हो गई। और अगर आपने 1024 बाइट सेव कर लिया तो आपका कंप्यूटर में जो टोटल आपकी मेमोरी है उसमें से 1 KB कम हो जाएगा।
इसी तरह से अगर आपने 1024 KB टाइप कर लिया या ज़्यादा डेटा सेव हो गया तो आपका कंप्यूटर 1 MB घटा देगा। जैसे आपका मेमोरी कार्ड 1 GB का, अगर आपने एक सॉन्ग डाल दिया तो वो कम हो जाएगा ना डेटा आपका, तो उसी तरह से ये है। सेम 1024 MB हो गया तो उसको 1 GB कहेंगे, 1024 GB हो गया तो उसको 1 TB कहेंगे। इसी तरह से 1024 TB भी हो गया तो आपका कंप्यूटर उसको 1 PB मतलब पेटाबाइट। ऐसे EB भी होता है एक्साबाइट, ZB भी होता है जेटाबाइट। तो इस तरह से आपका डेटा कंप्यूटर के अंदर सेव किया जाता है। ठीक है, आपने सुना होगा आपके कंप्यूटर में 1 GB हार्ड डिस्क होती है, 500 GB की भी होती है, 1 TB की भी होती है। तो आपका जितना डेटा सेव होता जाएगा वो हार्ड डिस्क पूरी फिल होती जाएगी, अगर उससे ज़्यादा डेटा आप सेव नहीं कर सकते। तो समझ चुके होंगे आज के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में, उसके बाद जनरेशन हो जाएगी तो कंप्यूटर के बारे में सीखा था कि भाई कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क कौन कौन सी होती है, हार्डवेयर कौन से होते हैं, सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, यूनिट कौन सी होती है, मेमोरी कौन सी होती है, CPU में कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए होते हैं। तो इस तरह से हम कंप्यूटर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक। धन्यवाद।